तो फ्रेंड जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं कला संस्कृति जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सभी टॉपिक आज इस वीडियो में लेके आया हूं, जिनको मैं आपको टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ, भारतीय संस्कृति के प्रमुख उल्लेख। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। यानी ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना होगा। तो अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, यानी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, यानी अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कौन से स्थान पर हुआ था ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, जो यूपी में। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, यानी निजामुद्दीन के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, पटियाला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यानी अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मोहम्मद हसन इनका जो वास्तविक नाम था। ठीक है, अमीर खुसरो का। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। यानी अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, महान हिंदू विधि निर्माता थे, तो कौन थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। यानी भारत में सूफी समुदाय का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, चैतन्य ने शिक्षा दी, तो किससे दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति की। ठीक है, इन भक्ति की शिक्षा इन्होंने दी थी। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं सिलेक्टेड ही लाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने होने वाला है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। ठीक है, इन टॉपिक वाइज जितने भी कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपके सामने देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ये शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी भारतीय नृत्य है। यानी कौन सा एक उत्तरी भारतीय नृत्य है, यानी उत्तरी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत का नृत्य कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर का है, उड़ीसा का ही है, कथकली केरल का है। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी कौन से राज्य की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो मोहिनीअट्टम आप सभी जानते होंगे, केरल से इनका रिलेट हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए केरल में सर्वाधिक जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कौन सा है। तो मोहिनीअट्टम कथकली हो जाएगा। सर केरल की बात कर रहा है, जो सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली। ठीक है, यानी मोहिनीअट्टम है ना, ये कौन सा है, ये क्या है, नृत्य है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य की वो बात कर रहा है, तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथकली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम है नृत्य है लेकिन केरल का ही है। भरतनाट्यम आप सभी जानते होंगे शास्त्रीय नृत्य है लेकिन ये तमिलनाडु का है।
तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं और नृत्य अलग होते हैं, ठीक है, इस बात से आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर देखिए भारतीय नाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से, तो भारतनाट्यम का हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तमिल से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो कथक आपको ध्यान में रखना होगा, तो ये हो जाएगा उत्तरी प्रदेश की, ठीक है, उत्तरी की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी राइट इसमें बताना है। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश, रॉन्ग हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश दे रखा है, लेकिन कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कथकली ये केरल का, इसका मतलब ये राइट है। कथक ये इसका तमिलनाडु देखा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, कथकली केरल का, ठीक है, ये सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं, उसमें पूछा गया था सुमेलित है, लेकिन इसमें पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु राइट है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली इसमें दे रखा है कर्नाटक, इसमें उड़ीसा का उड़ीसी होता ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी राइट है, लेकिन इसमें रॉन्ग हो जाएगा कथकली, क्योंकि ये कौन सी जगह का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, कर्नाटक का नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए मुकुटो नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, मुकुटो की बात कर रहा है, तो कौन से नृत्य शैली से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कथकली से, यानी मुकुटो हो जाएगा कथकली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टॉपिक है आपके सामने वो शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तक नृत्यिका है, ठीक है। इनको अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इस प्रकार के टॉपिकों से क्वेश्चन, तो आपके सामने चलते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है, सितारा देवी का जो संबंध है वो किससे है, तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा कथक नृत्य से, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। मणिपुर से हो जाएगा, गरबा गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने 22वां क्वेश्चन देखिए यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से, यानी यामिनी जो कृष्णामूर्ति है उसका जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, यानी भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध है, और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है, जो कौन सी जगह का है, केरल का है, उड़ीसा का है, कथक उत्तर प्रदेश का, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका एक करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से, यानी कौन से नृत्य शास्त्र से है इनका, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उन्हीं नामों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिनको बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखते हुए देखना, ठीक है। फिर देखिए प्रियावाद मोहिता का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है, तो कौन से हो जाएगा, भरतनाट्यम से हो जाएगा। जितने भी अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एसएससी में, वो ज़्यादातर आपसे पूछता है भरतनाट्यम से या कथक से, ठीक है, यानी तमिलनाडु से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, एक उड़ीसा से, ठीक है। इसके बाद देखिए मणिलो सराबाई का संबंध किस शास्त्रीय शैली से, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से, तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से, ठीक है, ध्यान रखना होगा, उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुव्याख्यात कलाकार, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे आपके किससे हो जाएंगे, कथक नृत्य से, और जिनमें भी महाराज लगा हुआ है वो सभी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछा जाता है तो आपको अगर पता नहीं है तो आपको एक ही दिमाग लगाना है कि अगर जिसके बाद में महाराज लग रहा है, जैसे में लग रहा है बिरजू महाराज, तो ये समझ लेना है कि ये कथक का है, कथक शास्त्रीय नृत्य से है और उत्तर प्रदेश से संबंध है, ठीक है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए सोमना नारायण की शास्त्रीय नृत्य शैली से, सोमना नारायण हो जाएगी आपकी कथक से, ठीक है, कथक आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए रागनी देवी की शास्त्रीय नृत्य शैली से, तो रागनी देवी हो जाएगी आपकी मोहनोट्टम से, ठीक है, तो मोहनोट्टम आपके केरल का, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने पद्मा सुब्रमण्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, ठीक है, यानी चौथा चैप्टर आपके सामने आने वाला है,
3 मैंने आपको करवा दिए, उनके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं इसके सामने लोक कला शैली एवं लोक नृत्य, ठीक है, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने आने वाले हैं, तैयार हो जाइए, ठीक है। देखिए, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली किस क्षेत्र की कला शैली है? तो रंगोली हो जाएगी आपकी किसकी हो जाएगी? महाराष्ट्र की, ठीक है, ध्यान रखना होगा महाराष्ट्र की, इसका राइट आंसर हो जाएगी महाराष्ट्र, ठीक है, कंफर्म ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, अल्पन भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो किसकी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी आपकी पश्चिम बंगाल की, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 33वां क्वेश्चन। देखिए, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कौन से राज्य से हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, यानी राजस्थान से कला शैली है ये, आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो अर्पण का संबंध हो जाएगा किससे? बिहार से हो जाएगा, ठीक है, यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए, चौक पुराण भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश की, किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, पुष्पों को क्रम से लगाने की या जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, एक बाण, ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, एक बाण जापानी कला है, क्या है? एक जापानी फूलों की व्यवस्था की जाती है इसमें, ठीक है, यानी फूलों की व्यवस्था, ठीक है। फिर देखिए आपके ऑप्शन, कलमकारी लोक शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया ये, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, कलमकारी लोक कला शैली का जो संबंध है वो हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश से, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, फुलकरी लोक कला का कहाँ से प्रचलित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा आपको ध्यान में रखना होगा। फुलकरी जो लोक कला कहाँ से प्रचलित है? तो ये हो जाएगी आपका हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, गरबा लोक नृत्य कला का कहाँ प्रचलित है? तो गरबा आपको पता होना चाहिए, गरबा हो जाएगा आपका गुजरात से, ठीक है, यानी गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है शास्त्रीय संगीतों के घराने और शैली, इससे भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है, यानी हिंदुस्तानी जो संगीत है उसका सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, यानी कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा, इसमें पीछे क्या पूछा गया था आपसे? इसमें पूछा गया था हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है, तो सबसे पुराना इसमें ग्वालियर घराना दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि हिंदुस्तान संगीत का घराना नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर आपके सामने दे रखा है लखनऊ घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लेकिन इसमें ग्वालियर घराना इसमें ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ग्वालियर घराना सबसे पुराना बताया गया है, और इसमें ये दे रखा है कौन सा इसमें नहीं है। तो इस कन्फ्यूज में आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको छोड़ते हैं, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ग्वालियर घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ग्वालियर घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये पटियाला घराने से रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं आगे, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन तो एसएससी ने कई बार पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, पंडित भीमसेन जोशी है, पंडित भीमसेन जोशी है, तो ये हो जाएंगे हिंदुस्तानी घराने से, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, गायकों की ध्रुपद शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया गया था स्वामी हरिदास ने, किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था, ठीक है। फिर देखिए, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है, लोकप्रिय गायन शैली हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ख्याला, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, किस घराने को ख्याला गायिका का जन्मदाता माना जाता है? तो ये ग्वालियर घराने को ही माना जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ऋतु वर्मा का संबंध है, तो किससे हो जाएगा? पंडवानी शैली से हो जाएगा, यानी पंडवानी शैली से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, वाद्य अंतर उनके वादक,
यानी कौन सा व्यक्ति कौन कौन से वादक बताते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका वाणी। कौन सा हो जाएगा, वाणी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, तो हारमोनियम आपको ध्यान रखना होगा, ये मेल नहीं खाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है, यानी जिसमें तार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, तो ये हो जाएगी बांसुरी, ठीक है, बांसुरी, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, सतूर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं मर्दगम होता है, 2 मुंह वाला ढोल होता है, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया किसी ने। फिर देख लेते हैं संगीत यंत्र सितारा का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वाणी वंदना के लिए प्रसिद्ध है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे, तो कौन बजाते थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जाने जाते हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह तबला बजाते थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तबला इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं चित्रकला एवं मूर्तिकला, ठीक है, चित्रकला मूर्तिकला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आते हैं। केरल को राजा कवि वर्मा प्रसिद्ध थे, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, तो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, इन चित्रकार की वजह से वो जाने जाते थे, ठीक है। फिर देख ले नंदालाला बोस ने किस क्षेत्र में व्याख्यात अर्जित की थी, तो वो की थी चित्रकला के रूप में, ठीक है, चित्रकला आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, इन चित्रकला की जो मुगल शैली का जो प्रारंभ किया गया था वो किसने किया था, हुमायूं ने किया था भैया, हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया गया था वो हुमायूं ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर देख लें उस्ताद मसूर खां किस मुगल शासक की शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, जहांगीर हो जाएंगे। उस्ताद मसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए मुगलकालीन शासकों में से किस शासक का काल को चित्रकारी का श्रवण काल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको जहांगीर का, ठीक है, जहांगीर आपको ध्यान में रखना होगा। मुगलकालीन शासकों में से किस शासक को काल को चित्रकार का श्रवण काल कहा जाता है, तो जहांगीर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं किस मुगल शासक को चित्रकला का महान परखी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है, यानी किस कौन से मुगल काल को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर, ठीक है। फिर देखिए मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था, तो ये किया था आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल हसन ने किया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे मुगल चित्रकला शैली की विशेषता, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था, तो इन्होंने कमाया था चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर देख लेते हैं विश्व के प्रमुख धर्म, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। भगवत धर्म के प्रवक्ता कौन थे, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा कृष्णा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख प्रवक्ता कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए बौद्ध धर्म प्रवक्ता कौन थे, तो बौद्ध धर्म के प्रवक्ता थे गौतम बुद्ध, कौन थे, गौतम बुद्ध। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिख धर्म के प्रवक्ता कौन थे, तो सिख धर्म के हो जाएंगे आपके गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव, ठीक है। पारसी के कौन हो जाएंगे, तो पारसी के हो जाएंगे भैया आपके, पारसी के कौन से हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए संतो धर्म किसके अन्वयी का धर्म था, तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77वां क्वेश्चन देखिए केमन्यूफ्यूसियन धर्म के शास्त्रज्ञ कौन थे, तो इनके हो जाएंगे बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देख लेते हैं शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ की थी, तो ये की थी इन्होंने बद्रीनाथ में, पुरी में और द्वारिका, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के हो जाएंगे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, महावीर हो जाएंगे। ठीक है, महावीर ध्यान रखना। फिर देखिए भारतीय दर्शन दार्शनिका मत उनके प्रवक्ता। ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर देखिए भारतीय दर्शनों के प्रारंभिक विचारधारा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शनों के प्रारंभिक की शाखा कौन सी है, तो हो जाएगी वो सांख्य हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए भारत का प्राचीन दर्शन है, तो कौन सा हो जाएगा, सांख्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं सांख्य दर्शन प्रतिपादकता किया गया था, तो ये किया गया था कपिल देव के द्वारा। फिर देख लेते हैं आगे योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो योग दर्शन के हो जाएंगे पतंजलि। ठीक है, फिर देख लेते हैं वेश विष दर्शन के प्राण कहा जाते हैं, तो किन्हें कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन का शास्त्र किसे माना जाता है, तो इसे माना जाता है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं लोकयत दर्शन का प्रतिपादक कौन है, तो लोकयत जो दर्शन का जो प्रतिपादक है वो हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देख लेते हैं आगे शून्यवादी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो शून्यवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए अद्वैतवादी सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे, तो वो हो जाएंगे शंकराचार्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार और मेले, एंड 10वां टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब देख लीजिए, आपको 10 टॉपिक मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ, 10 टॉपिक है, इसके आगे भी है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि आपके सामने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने किस टॉपिक से आ जाए और आपका काम बन जाए। ठीक है, इससे अच्छा क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन वही है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जिस भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, वो वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, फिर देखिए कर्मा पर्व का जो संबंध है किस राज्य से है, तो कर्मा हो जाएगा आपका बिहार झारखंड से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ओणम आपको पता होना चाहिए केरल का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए पोंगल किस राज्य का है, तो पोंगल से भी पूछा जा सकता है, तमिल का हो जाएगा, यानी तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। ठीक है, फिर देखिए भौगोलिक व्यू किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आपका असम का हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं रंगोली व्यू किस राज्य का, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं बैसाखी, बैसाखी भी आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका पंजाब का। ठीक है, पंजाब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए गुड़ी पर्व किस राज्य से मनाया जाता है, तो गुड़ी ये मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए विश्व पूर्व भारत के अधिकांश कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके केरल राज्य में। ठीक है, फिर देखिए उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो उगादी मनाया जाता है आपके कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं भारत के मंदिर मस्जिद एवं गुरुद्वारे। ठीक है, देखते हैं आगे सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी कौन सी जगह है, तो महाविलमपुर में हो जाएगा। ठीक है, यानी एक करेक्ट आंसर, ये पड़ता है आपके तमिल में। ठीक है, फिर देखिए स्वामीनारायण का मंदिर अक्षरधाम का, ये कौन सी जगह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते होंगे कोकणा का सूर्य मंदिर है जो आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, फिर देख लेते हैं खजूरिया के मंदिर किस राज्य में है, तो खजूरिया के हो जाएगा आपके एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर देख लेते हैं किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो अजमेर में, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तो तिरुपति का मंदिर है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए देलवाड़ा का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, तो देलवाड़ा का जो मंदिर स्थित है आपके माउंट आबू में स्थित है। देलवाड़ा का जो मंदिर स्थित है माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए होलेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सी जगह है, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए कोकणा जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूने वाले प्रसिद्ध सूर्य देव का जो मंदिर है किस राज्य में, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए कोकणा का कला पैगोडा किस देवता को समर्पित है, तो ये हो जाएगा आपका जो कोकणा का सूर्य जो मंदिर है किससे संबंधित, सूर्य से मंदिर है। ठीक है, सूर्य को रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, फिर देखिए
सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में हो जाएगा, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये गेट ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने विश्व विख्यात रॉक गार्डन कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी जगह? चंडीगढ़ में, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने सहरसा का मकबरा कौन सी जगह है? तो ये आपका आसाराम सासाराम बिहार में हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने प्रसिद्ध पुजारू गार्डन कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा आपका पंचकुला में, ठीक है, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं खुदा ओरलैंड पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है ये? तो ये हो जाएगी आपकी पटना में, ठीक है, पटना में स्थित है ये लाइब्रेरी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने विनोबा भावे के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है, तो कौन सी जगह हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रवाख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत का भवन स्थित है, तो ये हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने पूर्वंतीय नगर मसूरी स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देख लेते हैं विश्व के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, देखिए आपके सामने 13वां टॉपिक आ चुका है, इसे भी देख लीजिए। पिस्की मीनार किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी जगह हो जाएगी? इटली में हो जाएगी, ठीक है, इटली आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं पिरामिड स्थित है, तो पिरामिड हो जाएगा आपका मिस्र में, ठीक है। फिर देख लेते हैं एल्फा टावर कौन सी जगह? तो एल्फा टावर हो जाएगा आपका पेरिस में, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवाख्यात बोरोबुद्र का बुद्ध स्फूत स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है? ये जावा में, ठीक है। फिर देख लेते हैं कंबोडिया में भारतीय स्थापित कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो ये हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अंकोरवाटा का मंदिर है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कंबोडिया में स्थित अंकोरवाटा मंदिर किस देवताओं को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो मुस्लिमों का जो पवित्र शहर है मक्का किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लें एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका में, ठीक है, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं पेंटागन किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए में, ठीक है। फिर देख लेते हैं एलिस पैलेस कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में, ठीक है, एलिस पैलेस फ्रांस, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के सांस्कृतिक केंद्र, भारत के सांस्कृतिक केंद्र। फिर देखिए प्रवाख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारतीय भवन स्थित है, तो कौन सी जगह स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है, ये भी पक्का पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं भारतीय नाट्य शास्त्र कहाँ स्थित है? नाट्य शास्त्र हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, कौन सी जगह? नई दिल्ली में। फिर देख लेते हैं नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है वो राष्ट्रीय संग्रहालय है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में की गई थी, ठीक है, पक्का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर देखते हैं एशियन एसोटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कौन सी जगह हो जाएगी आपकी? कोलकाता में, कौन सी जगह? कोलकाता में। फिर देख लेते हैं एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी जो स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारतीय जो महोत्सव की शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी आपकी 1954 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय फिल्म एवं विकसित निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में हुई थी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है, पक्का पता होना चाहिए आपको। फिर देख लेते हैं भारतीय महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था आपके ब्रिटेन में, ब्रिटेन आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैनोक्रोट किसने कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको कहा जाता है आपके सामने एक राइट आंसर हो जाएगा और 1854 आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2020 में की गई थी, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1956 में, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1961 में, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत की गई थी 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत की गई थी 1988 में की गई थी, ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर देखिए नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? जो नवोदय विद्यालयों में जो दाखिला किया जाता है तो कौन सी कक्षा से होता है? तो वो होता है आपके 6ठी क्लास से, ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत की शिक्षा के 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो हुई थी इनकी इंग्लैंड में, ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड्स नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1987-88 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था आपका विलियम्स ने, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं भारत की भाषाएं, यानी 16वां टॉपिक आपके सामने आ रहा है, जो आपको 1 घंटे में जितने टॉपिक करवा रहा हूँ ना, इनको आपको एक बार देख लेना अच्छे से, और PDF फाइल को एक बार और देख लेना SSC GD के एग्जाम देने से पहले, ठीक है। फिर देखिए आगे, क्योंकि अगर आपसे टॉपिक ये नहीं है कि आपको सभी टॉपिकों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सबको आपको याद होने चाहिए। आप जानते हैं कि एक टॉपिक का जो क्वेश्चन उसमें कम से कम हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो है नहीं कि आपसे हज़ारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी किस्मत अच्छी हुई इसी में से आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना हो, ठीक है। देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल्यतः कितनी भाषाएं हैं? तो आप सभी जानते होंगे उस टाइम कौन सी थी? 14 भाषा थी, ठीक है। अब प्रेजेंट में कितनी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो कितनी है? 22, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय भाषाओं में कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो कौन सी बोलते हैं? भारतीय आर्य, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। फिर देखिए भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा समूह कौन सी है? सबसे कम कौन सी बोलते हैं? तो डी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑस्ट्रिक भाषा का समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ए करेक्ट, नहीं बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तिब्बतीय भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को कहा जाता है? तो उन्हें किरात कहा जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं द्रविड़ीय भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हो जाएगी तेलुगु, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ओराव, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भाषा को द्रविड़ीय परिवार की सभी भाषाओं को की जननी कहा जाता है? तो तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लिपियाँ, भारत की लिपियाँ, ठीक है। देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो मैंने आपको बताया होगा अभी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है, 8वीं बताया गया है इसमें, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 14 हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें दी गई है, तो इसमें दी गई 22 भाषाओं को, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सिंधु, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो जाएगी, बोडो एंड डोगरी, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय भाषाओं को कितनी प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया? 3 में किया गया, ठीक है, 3 में नहीं किया गया, 4 में किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी आपकी इंडियन आर्य, ठीक है, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको, सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, चीनी तिब्बत भाषा समूह को भाषा बोलने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं द्रविड़ीय भाषा में सबसे अधिक बोली जाने भाषा कौन सी हो जाएगी? तो वो कौन सी हो जाएगी भैया? तेलुगु हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए आगे, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आकाशवाणी के द्वारा दूरदर्शन, ठीक है, ये जो पीछे क्वेश्चन करवाए गए थे 17वां टॉपिक है, इसको एक बार फिर से देखना आप, ठीक है, PDF में देखना, मैं चेंज करके दूंगा अगर कोई गलती होगी तो इसमें, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हुआ था रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो 1923 में हो गया था, ठीक है। भारत में रेडियो का जो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में हो गया था, ठीक है।
फिर देखिए किस वर्ष भारत में प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये कर दिया गया था 1936 में। कब? 1936 में। फिर देख लेते हैं स्वतंत्रता के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो में कितने केंद्र थे? तो 6 केंद्र थे। ठीक है। फिर देखिए किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल आकाशवाणी कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1957 में। फिर देख लेते हैं 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल आकाशवाणी कर दिया गया था। इससे पहले किस रेडियो स्टेशन का नाम सबसे पहले आशा सवनी रखा गया था? ये रखा गया था मैसूर। ठीक है। फिर देख लेते हैं बहुजन हितिया बहुजन सुखाया किसके प्रतीक चिन्हों में से अंकित है? तो ये हो जाएगा आपका ए आकाशवाणी। ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो ने किस वर्ष से सांस्कृतिक समाचार प्रसारण करना शुरू कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 1974 में। ठीक है। फिर देखिए किस वर्ष में दूरदर्शन टेलीविज़न को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नामक स्वतंत्रता संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में, नहीं 1976 में की गई थी। ठीक है। फिर देखिए भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 15 सितंबर 1969 में। 69 में नहीं 59 में। ठीक है। यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए दूरदर्शनों की व्यवस्था सहायक सेवा का प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1976 में। ठीक है। फिर देखिए संचार के साधन 1900 टॉपिक है संचार के साधन। फिर देखिए विश्व में डाकघर को सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में? डाकघर का हो जाएगा भारत में। ठीक है। फिर देखिए भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है कितनी है भैया? 1.5 लाख। ठीक है। भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। ठीक है। फिर देखिए भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो वो हो जाएगा आपका 89%। ठीक है। फिर देखिए शहर और बड़े कस्बों में डाक की तीव्रता डिलीवरी के लिए मेल क्लियर्स के कितने चैनल बनाए गए? तो ये बनाए गए आपके 6 चैनल। ठीक है। फिर देखिए मेल के लिए, ठीक है, ग्रीन चैनल है। ग्रीन चैनल क्या होता है? ग्रीन चैनल डाक सेवा होती है। ठीक है। ग्रीन चैनल डाक सेवा को कहा जाता है। भारत में पोस्टल इंडेक्स सिस्टम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है। फिर देखिए भारत में कितने डाक क्षेत्र विभाजित किए गए थे? तो कितने किए गए थे? 8। ठीक है। फिर देखिए पिन कोड या पोस्टल इंडेक्स का पहला अंक क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका जोन। ठीक है। इन कौन से जोन में है? ठीक है। फिर देखते हैं भारत में पोस्टल इंडेक्स के अंतर्गत देशों के अधिकांश राज्य सम्मिलित है? तो हो जाएंगे 6। ठीक है। फिर देखिए किस पोस्टल कोड में देश की अधिकांश राज्य सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। फिर देखिए आर्ट्स एंड कल्चर्स 2023। ठीक है। इसके भी क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सभी। यूनिक्स ने किस राज्य में स्थित है? बेलूर, हॉलीवुड, सोमनाथपुर, ओलोसिया मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व दौरे के रूप में भारत के नामांकन के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक। ठीक है। यानी करंट का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर देख लेते हैं एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तथा अतिथि मेला 2023 हुआ है कौन सी जगह? दिल्ली में। ठीक है। फिर देखिए आगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फुट ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ की गई? तो ये की गई है आपकी बिहार में, जयप्रकाश नारायण की। ठीक है। बिहार के अंदर। ठीक है। 14 फुट की। फिर देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के दौरान इस सिंधु घाटी स्थल पर 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री खोजी गई है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देख लेते हैं अमेरिका ने किस भारतीय शहर में स्थापित पैगाई मकबरे की बहाली के लिए सहायता परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का जो 14वां संस्करण का आयोजन किया गया था तो वो बीकानेर में किया गया था। ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किस स्थल में किया गया था? ये किया गया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ठीक है। यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत के BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची जो 125 फुट की जो ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है। फिर देख लेते हैं भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपके नाथ द्वार में। ठीक है।